अच्छा जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तक तो समझ आ गई थी बात जुनेद? जी सर आ गई थी। जी सर आ गई। जी सर आ गई। तो मेन प्लेयर जो है वो ये विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद आखिर ड्रग में चूंकि जीनोबायोटिक्स होते हैं, इन्होंने बॉडी से रिमूव होना होता है, इनको फर्दर मेटाबोलाइज फिर CYP2C9 जीन का प्रोडक्ट जो है वो इनको मेटाबोलाइज करते हैं, फिर बाद में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसे वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसी की जस्ट रेपिटेशन है कि विटामिन गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम रिड्यूस फॉर्म ऑफ द विटामिन के की प्रेजेंस में क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, फिर ये एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड को थिक फॉर्म के अंदर रखते हैं। लेकिन अगर अगर वारफेरिन ड्रग इस एंजाइम को VKORC1 एंजाइम को अगर डीएक्टिवेट कर दे तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रिड्यूस में कन्वर्ट होगी और डाउनस्ट्रीम जितने प्रोसेस सारे का सारा ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, और इसमें वारफेरिन की भी दो कन्फर्मेशन होती है, एक R कन्फर्मेशन होती है और एक S कन्फर्मेशन होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, R और S से दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कन्फर्मेशन। तो वारफेरिन ड्रग की दो कन्फर्मेशन R और S, इसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है मोस्टली वो S वारफेरिन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। ये भी उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि वारफेरिन इसकी दो कन्फर्मेशन, R वारफेरिन को मेटाबोलाइज करने के ये जीन्स है, S वारफेरिन को मेटाबोलाइज करने के लिए ज़्यादातर इस जीन को कंसिडर किया जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अराउंड 70 to 80% बायोलॉजिकली एक्टिव वारफेरिन जो है वो S वारफेरिन की फॉर्म है, तो इसलिए इस जीन पे ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है। इसकी क्वांटिटी जो कि कम होती है, इसलिए अगरचा के इसकी फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स में ये जीन इन्वॉल्व है, लेकिन चूंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है इसलिए इन जीन को नहीं कंसिडर किया। सो उसके बाद फिर ये VKORC1 जीन है जो कि विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को सिंथेसाइज करता है और फिर विटामिन के का पूरा साइकिल है। सेकंड एग्जांपल है फार्माकोजेनेटिक्स की आइसोनियाजिड। ये मेडिसिन जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स होते हैं ये उनको प्रोवाइड की उनको दी जाती है। आइसोनियाजिड की जो क्लियरेंस है फ्रॉम द ब्लड या जो मेटाबॉलिज्म है वो डिपेंड करती है उसकी एसिटाइलेशन पे। तो कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं, कुछ स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं। और जो फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं वो जल्दी ब्लड को रिमूव कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी। और जो स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं वो स्लोली बॉडी से क्लियर करते हैं ड्रग को। और अमूमन जो स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, फास्ट एसिटाइलेटर को तो मसला नहीं है, लेकिन स्लो एसिटाइलेटर को मसला ये होता है कि ड्रग की डोजेज चूँकि जेनेटिक मेकअप का इंडिविजुअल का कोई इल्म नहीं होता, ना ही उनको डॉक्टर्स को इल्म होता, तो जो प्रेस्क्राइब ड्रग एक स्टैंडर्ड डोज की फॉर्म में होती है तो जो स्टैंडर्ड डोज होती है वो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर पेशेंट ले रहा होता है, लेकिन पेशेंट को नहीं मालूम होता कि वो स्लो एसिटाइलेटर है। इसके बॉडी से ब्लड जो है बॉडी से ड्रग जो है वो क्लियर नहीं हो रही, प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से एडवर्स रिएक्शन फिर बाद में अपीयर होते हैं। कौन सा एडवर्स रिएक्शन? पॉलिन्यूराइटिस बाज़ औक़ात हो जाता है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस हो जाता है, यानी जो आरबीसीज हैं वो हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और उनका लीवर अमूमन डैमेज हो जाता है। इनमें एसिटाइलेशन में जो एंजाइम बेसिकली इन्वॉल्व है वो एन एसिटाइल ट्रांसफरेज है। इसी एन एसिटाइल ट्रांसफरेज की म्यूटेशंस कह लें या इसके डिफरेंट कन्फर्मेशंस बोल लें या डिफरेंट पॉलीमॉर्फिज्म बोल लें, कुछ पॉलीमॉर्फिज्म या म्यूटेशंस जो हैं वो इंडिविजुअल को फास्ट एसिटाइलेटर बना देती हैं और उसके कुछ म्यूटेशंस या पॉलीमॉर्फिज्म या कन्फर्मेशन जो है वो स्लो एसिटाइलेटर। तो इट मींस कि जो आइसोनियाजिड ड्रग है इसकी फार्माकोडायनामिक फार्माकोकाइनेटिक्स डिपेंड करती है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम पे, और ये NAT इसकी एक्रोनिम्स अगर आप देख लें NAT, NAT1, NAT2, लेकिन NAT2 जो जीन है बेसिकली एन एसिटाइल ट्रांसफरेज 2
वो आइसोनियाजिड ड्रग की फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स। थर्ड एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है प्राइमाक्विन की। प्राइमाक्विन ड्रग उन इंडिविजुअल्स को प्रेस्क्राइब की जाती है कि जिनमें मलेरिया सस्पेक्टेड हो, लेकिन आजकल ये ड्रग नहीं आती। ऑलमोस्ट ये ड्रग समझ। सर हाँ जी। सर जो आपने कहा कि फास्ट एंड स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, हाँ जी। तो सर उनका जिनका जेनेटिक मेकअप नॉर्मल हो वो स्लो एंड फास्ट में डिवाइडेड है, या म्यूटेशन डिटरमिन करती है स्लो एंड फास्ट मेटाबॉलिज्म को? नहीं, ये म्यूटेशन डिपेंड करती है। यानी इसके एक्चुअली तो अगर एक्चुअल उस पर देखा जाए तो इसके तीन ग्रुप्स बेसिकली बनते हैं, नॉर्मल, फास्ट एसिटाइलेटर जी और सर। स्लो एसिटाइलेटर। ठीक है। अब जब तीन ग्रुप जी बनेंगे तो लाजमी सी बात है इनकी डोजेज में भी बड़ा फर्क आएगा। जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल है, वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे और रिस्पॉन्ड के अलावा उनको नॉर्मल डोज दी जाएगी। ठीक है जी। जो फास्ट जी सर। एसिटाइलेटर्स हैं, फास्ट एसिटाइलेटर वो इंडिविजुअल जिनमें ड्रग जल्दी क्लियर हो रही है, तो जिनमें ड्रग जल्दी क्लियर हो रही है वो अगर नॉर्मल डोज लेंगे तो नॉर्मल डोज को बिफोर द एक्टिविटी ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो जो उस इंडिविजुअल को एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करने के लिए ड्रग की क्वांटिटी सीरम के अंदर, प्लाज्मा के अंदर चाहिए, वो नहीं मेंटेन होगी। वो तब जी मेंटेन सर। होगी जब इंडिविजुअल हाई डोज ले। तो अमूमन फास्ट एसिटाइलेटर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो नॉर्मल डोज पे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते क्योंकि वो जल्दी ड्रग क्लियर हो जाता है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को उस ड्रग की, अगर कोई अल्टरनेट ड्रग अवेलेबल ना हो मार्केट में, उसी ड्रग की हाई डोज दी जाती है ताकि जितनी ज़्यादा हाई डोज मिलेगी वो जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगी उसके ब्लड के अंदर। और जो स्लो एसिटाइलेटर होते हैं उन इंडिविजुअल्स में चूंकि ब्लड ज़्यादा ड्रग ज़्यादा देर तक ब्लड के अंदर रहता है, सीरम के अंदर रहता है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को कम डोज दी जाती है क्योंकि ज़्यादा डोज या नॉर्मल डोज उनको मिलेगी तो उनके प्लाज्मा में वो एक्यूमुलेट होती जाएंगी, जमा होती जाएंगी और अल्टीमेटली एडवर्स रिएक्शन आएगा। तो ये बेसिकली तीन कैटेगरीज बनती है इंडिविजुअल्स की, वो जो नॉर्मली रिस्पॉन्ड करे, ठीक है जी, और जी दो, सर। और बाकी दो में एक ऐसे कि जो फास्टली रिस्पॉन्ड करे और एक जो स्लो रिस्पॉन्ड करे। ठीक है बच्चे, तो ये एक्चुअली तीन कैटेगरीज बनती है इसकी। यहाँ पे हम जी सर। चूंकि एडवर्स रिएक्शन को देख रहे हैं तो एडवर्स रिएक्शन इसके तो या डोजेज के हवाले से इसकी रिकमेंडेशंस आएंगी या इसके एडवर्स रिएक्शन के हवाले से आएंगी। डोजेज के हवाले से ये होंगी कि जो फास्ट एसिटाइलेटर्स हैं उनको हाई डोज दी जाएगी क्योंकि इनकी बॉडी में ड्रग जल्दी क्लियर हो रही है और रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नहीं मीट हो रही, तो हाई डोज दी जाएगी ताकि रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन मीट हो। और स्लो एसिटाइलेटर के ब्लड में एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट होता जाता है ड्रग, तो उनको कम ड्रग दी जाती है ताकि कम ड्रग मिलेंगी तो वो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन तक वो पहुंच जाएंगी और ड्रग एक्सीड नहीं करेगी अपनी कंसंट्रेशन से। सर मतलब ये कि जो एन एसिटाइल ट्रांसफरेज है जिसने बेसिकली एन एसिटाइलेशन करनी है, जी उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की म्यूटेशंस जो हैं वो इस स्लो एंड फास्ट को डिटरमिन करती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, एक टाइप की म्यूटेशन इंडिविजुअल को फास्ट एसिटाइलेटर बना देंगी, दूसरी टाइप ऑफ म्यूटेशन जो है वो स्लो एसिटाइलेटर बना ठीक है सर। जी सर, देंगी। ठीक थैंक यू। है। लास्ट है प्राइमाक्विन। ये मलेरियल पेशेंट को रिकमेंड की जाती हैं और जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो आरबीसीज के ऊपर होता है क्योंकि जो मलेरियल पैरासाइट है वो आरबीसी के अंदर रिजाइड करता है, उसका जो लाइफ साइकिल है वो भी आरबीसी के अंदर। ये बेसिक नॉलेज है जो आप किसी में पढ़ चुके हैं। अब ये ड्रग उन इंडिविजुअल्स को सजेस्ट की जाती हैं जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट ना हो, और वो इंडिविजुअल्स जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के डेफिशिएंट हो, यानी चाहे उनके प्रोमोटर के अंदर म्यूटेशन हो या चाहे उनके कोडिंग रीजन और ऐसे कोडिंग रीजन के अंदर म्यूटेशन हो जाए कि एंजाइम अपनी एक्टिविटी कंप्लीटली लॉस कर दे, तो ऐसे इंडिविजुअल्स के जो आरबीसीज होती हैं उनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी होती है। अब उस डिफिशियंसी से क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का काम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को डिहाइड्रोजिनेज करना, ऑब्वियसली जो नेम है, इससे 6 फॉस्फेट ग्लूकोनेट बनता है जो कि डाउनस्ट्रीम जाके ग्लूटाथायोन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और ग्लूटाथायोन का काम है फ्री रेडिकल्स को रिमूव करना।
अब ग्लूटाथायोन नहीं, इसकी डिफिशियंसी से डाउनस्ट्रीम क्या होगा, ग्लूटाथायोन नहीं बनेंगे, ग्लूटाथायोन नहीं बनेंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो कि फ्री रेडिकल की वजह से बनता है, हीमोलाइसिस हो जाती है, आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो एक तो इंडिविजुअल ऑलरेडी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डिफिशियंसी की वजह से उसको हीमोलाइसिस की वो स्ट्रेस के ऊपर होता है, ऊपर से अगर प्राइमाक्विन अगर दी जाए जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही यही है कि वो आरबीसी में जाके जो मलेरियल पैरासाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दे, तो इस ओवरबर्डन की वजह से हीमोलाइसिस जो है वो फास्ट हो जाती है। इनका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो यही है कि इनिशियली इंडिविजुअल को नहीं पता चल रहा होता, सडनली जब कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर जाती है तो सडनली इंडिविजुअल्स जो है दे पास ऑन अ वेरी डार्क एंड ब्लैक कलर ऑफ यूरिन, इनको जॉन्डिस भी हो जाता है और इनके आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो रैपिडली फॉल कर जाती है, और ये क्यों होती है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस डिग्रेडेशन ऑफ द आरबीसीज एंड हीमोलाइसिस। तो प्राइमाक्विन इंडिविजुअल उन्हीं इंडिविजुअल को सजेस्ट की जाती है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंट ना हो, यानी जिनमें ऐसी म्यूटेशंस या ऐसी वेरिएंट्स ऐसी पॉलीमॉर्फिज्म्स ना हो जो या उनके प्रोमोटर रीजन में हो जिसकी वजह से कम क्वांटिटी सिंथेसाइज हो, या कोडिंग रीजन में हो जिसकी वजह से एंजाइम अपना फंक्शन लॉस हो। तो ये 3 डिफरेंट एग्जांपल्स हमने स्टडी की, इसमें हर एग्जांपल में कोई ना कोई प्रोटीन इन्वॉल्व है जो या डायरेक्टली ड्रग मेटाबॉलिज्म में, ड्रग को क्लियर करने में, ड्रग को एक्टिवेट करने में, या ड्रग की इंटरेक्शन करने में। ऑब्वियसली अगर वो प्रोटीन नहीं बनेगी या वो प्रोटीन के अंदर म्यूटेशंस होंगी, वो प्रोटीन ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, तो या इंडिविजुअल उस ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या ओवर रिस्पॉन्ड करेगा या लेस रिस्पॉन्ड। तो इन तमाम एग्जांपल से एक चीज़ प्रूव है कि ड्रग जो है इसकी इंटरेक्शन विद द बॉडी इट टोटली डिपेंड्स ऑन द जीन or the genome of the individual, what we call pharmacogenetics or pharmacogenomics.